रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 स्पाइनल मोबिलाइजेशंस में। तो इसके पहले और दूसरे पार्ट में हमने स्ट्रेच मोबिलाइजेशन तक डिस्कस किया है। अब हम आगे यहाँ से प्रोसीड करेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ग्रेड 3 की स्ट्रेच मोबिलाइजेशन होती हैं उनसे पेशेंट के डोमिनेंट सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो हमारी स्ट्रेच मोबिलाइजेशन है उससे पेशेंट के चीफ कंप्लेन यानी उसकी पेन, उसकी नमनेस, उसकी टिंगलिंग वगैरह, स्पैज़म वगैरह कुछ भी, वो सारे चीफ कंप्लेन उसकी दोबारा से प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, स्लाइड लोकल डिस्कम्फर्ट अलाउ होता है कि हल्का फुल्का, ऑफकोर्स हम जॉइंट के लेवल पे स्ट्रेच मोबिलाइजेशन दे रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट तो आएगा पेशेंट को, लेकिन वो लोकली होना चाहिए। मसल स्पैज़म, पेन वगैरह जो है ना, ये सारे सिम्टम्स एक तो उसके दोबारा से प्रोवोक नहीं होने चाहिए और दूसरा ये कि किसी सराउंडिंग में उसके एडजेसेंट जॉइंट पे कोई प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाता है प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रेच। अगेन वही बात होगी कि स्ट्रेच मोबिलाइजेशन की प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू को टारगेट करते हैं, बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू के डिसफंक्शन की वजह से ऑल्टर हुई होती है जॉइंट की मूवमेंट। ठीक है, तो हम इसलिए बिगिन करते हैं द प्रोसीजर टू डिक्रीज द पेन एंड मसल स्पैज़म। तो हमेशा सिम्टोमेटिकली लेके चलते हैं, पेन को, स्पैज़म को कम करते हैं, देन विल गो टुवर्ड्स दी मोबिलिटी और दी रेंजेस। फिर आ जाती है वार्मिंग द टिश्यू। प्रिपरेशन के लिए वार्मिंग जो होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। हम वार्म अप करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज के थ्रू भी कर सकते हैं, वार्म अप हम किसी मोडालिटी जैसे कि अल्ट्रासाउंड या डायथर्मी की वजह से के साथ भी कर सकते हैं, या फिर हम जो है सुपरफिशियली जो है हॉट पैक लगाकर उससे भी वार्मिंग कर सकते हैं। वार्मिंग द टिश्यू जो होती है ना इन द जॉइंट प्रायर टू द ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन मेक्स देम ईजियर टू स्ट्रेच। तो क्या होता है कि इसका और कोई इतना कोई पर्पज़ नहीं है, बस ये पर्पज़ है कि हमारे पास स्ट्रेचिंग जो होती है ना वो इजी हो जाती है। वार्मिंग, कूलिंग टिश्यू, स्ट्रेच मोबिलाइजेशन देनी है तो उसके बाद अगर हम कूल कर दें टिश्यू को तो उसकी वजह से हमें प्रोलॉन्ग्ड अफेक्ट गेन कर सकते हैं। यानी कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट नहीं, ना ही प्रायर टू द ट्रीटमेंट, बल्कि आफ्टर द ट्रीटमेंट जो है ना स्ट्रेच मोबिलाइजेशन के बाद ताकि प्रिजर्व हो सकती है मोबिलिटी गेन। ठीक है, फिर आगे बताते हैं प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रेच मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट। अब इसका प्रोग्रेशन क्या है? एज मच एज नेसेसरी एंड एज लिटल एज पॉसिबल। ये हमारा जो है ना बड़ा एक इंपॉर्टेंट और बड़ा क्लेवर किस्म का आंसर है कि जितना चाहिए उतना ज़्यादा और जितना कम कर सकते हैं पॉसिबल उतना कम हमने जो है स्ट्रेच मोबिलाइजेशन या हमारा ट्रीटमेंट जो है ना वो देना होता है। बताने कि अगर रीअसेसमेंट हमने की ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या आफ्टर द ट्रीटमेंट, हमने सेशंस के बाद जो है रीअसेसमेंट किया और हमें पता चला रेंज भी बढ़ गई है, एंड फील भी नॉर्मल हो गई है, सिम्टम्स भी कम हो गए हैं, तो मीन्स कि हमने वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है जिसके लिए हम ऑप्ट फॉर हुए हैं, वो ट्रीटमेंट ठीक है। इफ देयर इज अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन वन ट्रीटमेंट सेशन, इट इज़ वाइज टू डिसकंटिन्यू द एडिशनल ट्रीटमेंट दैट डे। कल को आप लोगों ने जब क्लिनिशियन बनना है तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान आपको ऐसा जो है वो एक्सपीरियंस होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट उसका कम हो गया, उसको पेन रिलीफ हो गया, उसके सिम्टम्स जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं, तो आप कहेंगे अच्छा चलो आज मैं ये भी करवा देता हूँ साथ। ये काम जो होता है ना ये बड़ा गलत है। जल्दबाजी जो होती है ना वो शैतान का काम है। ठीक है, जो हमने क्या करना है, हमने उस दिन उसी जो हमारे पास इंप्रूवमेंट आई है ना उसी के साथ पेशेंट को वापस भेज देना है। ये नहीं कि हमने जो है फर्दर भी उसके उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया है, उसी टाइम उसको डिसकंटिन्यू करके एडिशनल ट्रीटमेंट को फर्दर नहीं करना उस दिन। ठीक है, क्रॉनिक लेवल पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंट के ऊपर बढ़ गया होता है प्रॉब्लम, तो इसलिए उसमें तो हमारे पास जो है टाइम भी ज़्यादा लगता है और सेशंस भी ज़्यादा लगते हैं। रीअसेसमेंट इंडिकेट्स नो चेंज। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, रीअसेसमेंट की मैंने अपने ट्रीटमेंट सेशन देने के बाद, मुझे पता चला 5 सेशंस के बाद कोई चेंज नहीं आया इन द मोबिलिटी में, सिम्टम्स में या फिर जॉइंट की पोजीशनिंग में, तो फिर हमने चेक करना है कि क्या हमने डायरेक्शन ठीक रखी थी अपनी मोबिलाइजेशन की, क्या टाइम ठीक था मेरा, क्या मैंने फोर्स इतनी लगाई है इफेक्ट आए, क्या मैंने जो है वो पोजीशनिंग जॉइंट की ठीक रखी है, तो मैंने अपनी जो है ना रीवैल्यूएशन करनी है। डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू हम तब करते हैं स्ट्रेच को जब स्ट्रेच मोबिलाइजेशन को जब हमें गेन मिल गया है। वही बात होगी ऊपर वाली लाइन, एज मच एज नेसेसरी एंड एज लिटिल एज पॉसिबल। जब मुझे अपने गेन जो मुझे चाहिए थे, रिक्वायर्ड गेन्स मुझे मिल गए हैं, पेशेंट की मोबिलिटी गेन हो गई है, उसके सिम्टम्स कंट्रोल हो गए हैं, ठीक है, तो फिर मैंने इस ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर देना है स्ट्रेच मोबिलाइजेशन को, ताकि मैं जितना कम कर सकूं उतना कम दूं पेशेंट को, और जितना ज़रूरी है उतना तो मैं दे चुकी हूँ, तभी तो मुझे रिक्वायर्ड गेन्स मिल गए हैं। ठीक है, तमाम डायरेक्शंस में रिस्ट्रिक्टेड जो डायरेक्शंस हैं उनमें हम देते हैं स्ट्रेच को, जॉइंट को स्ट्रेच जब हम देते हैं तो ऑल रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स पे देते हैं। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमारे पास पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन होती है, बाकी डायरेक्शंस में नहीं होती, और ऐसा भी हो सकता है कि एक डायरेक्शन में वो हाइपो मोबाइल है जबकि दूसरी डायरेक्शन में हाइपर है। जैसे कि मैं एक्सटेंशन की बात करूँ C1 C2 के बीच में, तो वो ज़्यादा है।
केस में हमने ऑफ कोर्स हाइपर मोबाइल जॉइंट की तरफ जो है उसको हमने स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाना है। हम स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे और हाइपर मोबाइल की साइड पे हम स्ट्रेच मोबिलाइजेशन देंगे। फिर उन्होंने बताया कि जो हमारे पास नोविस प्रैक्टिशनर होता है, नया वो अभी इतना एक्सपर्ट नहीं होता, तो उसको हमेशा स्टार्ट करना चाहिए विद द सस्टेन्ड ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन। सस्टेन्ड मीन्स कि उसने स्ट्रेच देना है मोबिलाइजेशन में और साथ उसको सस्टेन रखना है फॉर सम पीरियड, फॉर 30 to 40 सेकेंड्स के लिए उसने उसको सस्टेन करना है। ठीक है, यहाँ पर स्पाइन की लेवल पर ट्रीटमेंट प्लेन की जो है वो हमारे पास डेफिनेशन है कि ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट प्लेन इन अ वर्टिब्रल सेगमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉर्डल सरफेस ऑफ द cranial vertebra in the disc joint। कॉर्डल सेगमेंट मीन्स कि ये हमारे पास ऊपर का वर्टिब्रा है और ये हमारे पास नीचे का वर्टिब्रा है। ठीक है, तो जो ऊपर का वर्टिब्रा है उसका जो कॉर्डल सेगमेंट है, मीन्स ये क्रेनियल वर्टिब्रा है ना, ये ऊपर है और ये कॉर्डल वर्टिब्रा है। तो जो क्रेनियल वर्टिब्रा है उसका कॉर्डल सेगमेंट मीन्स कि उसका जो इंफीरियर साइड पे जो सेगमेंट है, इसकी जो ओरिएंटेशन है ये डिफाइन करती है हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लेन। जो ट्रीटमेंट प्लेन है, ट्रीटमेंट प्लेन ये है ना, परपेंडिकुलर लाइन होती है बिटवीन द जॉइंट पास करती है। तो इस ट्रीटमेंट प्लेन की ओरिएंटेशन डिटरमिन कौन करता है? कॉर्डल सेगमेंट ऑफ दी सुपीरियर यानी कि क्रेनियल वर्टिब्रा। एग्जांपल्स के थ्रू बताया हुआ है कि हमारे पास सर्वाइकल और थोरेसिक लेवल पर अगर हम देखें तो सर्वाइकल और थोरेसिक लेवल पर हमारे पास जो मूवमेंट हो रही होती है, तो जो क्रेनियल वर्टिब्रा वो मूव कर रहा होता है, यहाँ पे जिस तरह एग्जांपल में हमने देखा है। फिर इसी तरह उन्होंने लंबर की बात की है कि अगर हम लंबर सेगमेंट में देखें तो लंबर सेगमेंट में ऐसा नहीं होता, उसमें कॉर्डल वर्टिब्रा पे मूवमेंट हो रही होती है, तो इसीलिए ट्रीटमेंट प्लान जो है वो चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट प्लान तो किस पर डिपेंड करता है? क्रेनियल वर्टिब्रा पे। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे पास अगर स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन से कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई भी लॉन्गर जो हमारे पास मोबिलिटी में कोई गेन नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम स्ट्रेच ग्लाइड मोबिलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। अब जो स्ट्रेच ग्लाइड मोबिलाइजेशन होती है ये हम हमेशा देते हैं लास्ट डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन पे, मीन्स के मूवमेंट के एंड में लास्ट में जो डिग्रीज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके उस लेवल पे, उस पॉइंट पे जाकर हम ग्लाइड देते हैं।